नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके पर हमले किए हैं और ये हमले 16 लोकेशन पर 60 टारगेट करके किए गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलों के आदेश दिए थे और इसके बाद हूतियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। बाइडेन ने कहा है कि यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ ये एक्शन हाल के दिनों में लाल सागर में जहाज़ों पर हुए हमले का बदला है। हूतियों ने अमेरिका के अटैक के बाद कहा कि वो लाल सागर में अपना रवैया, अपने हमले जारी रखेंगे। 2016 के बाद ये यमन में हूतियों के खिलाफ किया गया पहला अमेरिकी अटैक है। यमन में किए गए जा रहे हमले में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी हैं। हमले यमन की राजधानी सदा और धमार शहरों के साथ-साथ ओदेद-हाई प्रांत में भी हुए हैं। यमन में ये अटैक विमानों, जहाज़ों और पनडुब्बियों के ज़रिए किए गए हैं। इसमें 2014 से गृह युद्ध में फंसा यमन एक बार फिर से युद्ध की चपेट में आ गया है और इज़राइल हमास जंग के चलते हूतियों ने गाज़ा का समर्थन करने के लिए लाल सागर में जहाज़ों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। हूती लाल सागर के शिपिंग मार्गों को निशाना बना रहे हैं और हूतियों के हमले के चलते सागर से गुजरने वाले 2000 जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा खुद को बचाने के लिए। अब अपने लोगों और शिपिंग रूट को बचाने के लिए ये तो होना ही था। इसी पे बात करते हैं कि हूतियों पर हमले से किसे नुकसान हो रहा है और इसमें भारत पर क्या असर होगा? इसके अलावा मालदीव पर भी बात करेंगे। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं, रक्षा सुरक्षा मामलों के जानकार, वॉर सिचुएशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेना मेडल से अलंकृत मेजर जनरल शिवाज सर। सर स्वागत है आपका बहुत-बहुत मेरे चैनल पे। मेहरबानी मनविंदर। सर अमेरिका, ब्रिटेन ने यमन में 16 जगह अटैक किए और बाइडेन कह रहे हैं कि लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लिया। हूती कह रहे हैं कि अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, यानी कि वो चुनौती दे रहे हैं। तो ये जो युद्ध है ये किस ओर जा रहा है और भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि जो इजराइल हमास की लड़ाई हो रही थी उसके अंदर सच्चाई यह है कि इसका ईरान का बहुत बड़ा हाथ है और ईरान के पास 3 एच है, एक हौती, एक हमास और हिजबुल्लाह। तो इजराइल की लड़ाई हमास से हो रही है तो इसके अंदर हिजबुल्लाह और हौती रिबल का भी इस्तेमाल ईरान कर रहा है। तो हिजबुल्लाह लेबनान से भी फायर कर रहा है, वो भी लड़ाई के अंदर काफी दखल अंदाजी कर रहा है। अब जो हौती रिबल है वो करीब करीब 2200 किलोमीटर हैं इजराइल से। वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो इतनी खास कर नहीं सकते क्योंकि वहां से जब मिसाइल फेंकी भी जाएगी तो जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का वो उसको नष्ट कर देगा। मगर ये जो हौती रेबल ने यमन के साथ में जो रेड सी है उसके ऊपर शिपों को, जो कमर्शियल शिप हैं जो कि एक प्रकार से मर्चेंट शिप हैं, उन पे हमला स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो वो कहते हैं कि उन शिपों पे हम कर रहे हैं जो इजराइल की तरफ जा रही हैं या इजराइल से आ रही हैं या उस तरफ जा रही हैं जो कि एक प्रकार मिडिल ईस्ट में। और हम ये कार्रवाई तब तक ऑन रखेंगे जब तक इजराइल हमास पे युद्ध करना बंद नहीं करेगा या इजराइल जब तक बमबारी करता रहेगा गाजा पट्टी में, हम ये कार्रवाई करते रहेंगे। तो इसको रोकने के लिए अमेरिका ने एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बनाई जिसको मैरीटाइम फोर्स है इंटरनेशनल, जो कि एक प्रकार से उसको ये बताया गया कि अगर आप ये कार्रवाई नहीं रोकेंगे तो इसके हौती रिबल पे कार्रवाई की जाएगी, मगर हौती रिबल पे कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो इसलिए अब जो यूनाइटेड स्टेट और यूके है, इन्होंने दोनों मिलके, और जिससे लॉजिस्टिक्स बहुत नीदरलैंड ने भी दी है और एक प्रकार बहरीन है उसने भी दी है और ऑस्ट्रेलिया ने भी दी है, कनाडा ने दी है। तो इनके बाद उन्होंने हमले किए हैं। अब ये वजह सच्चाई है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये
इम्पोर्टेंट है रेड सी वाला। तो सच्चाई ये है कि जो रेड सी से जो ट्रेड जाता है, वो शॉर्टेस्ट रूट है फ्रॉम एशिया टू यूरोप। 12 से 15% जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड जाता है और 30 से 40% ऑयल आता है जो कि मिडिल ईस्ट से वेस्ट एशिया से आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है और इसके ऊपर अगर हौती रेबल हमला करना स्टार्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं, उससे जो कमर्शियल शिपों का जो एक प्रकार व्यापार है उसमें बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि अब वो रेड सी के थ्रू अब वो नहीं जा पाएंगे स्वेज कैनाल से, मगर वो कर क्या रहे हैं कि पूरा चक्कर काट रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का और जो पोर्ट ऑफ गुड होप है उसके साथ निकलते हुए और फिर यूरोप जा रहे हैं। इसका मतलब उसमें जो अब आपका ट्रेड होएगा वो उसमें 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे और 20 से 30% कॉस्ट बढ़ जाएगी। और यही नहीं तो इसका मतलब पहले ही पूरा वर्ल्ड जो था जो इन्फ्लेशन की मारामारी के जूझ रहा था, जो इजराइल और हमास की लड़ाई के तो है ही, इससे पहले जो कि रशिया यूक्रेन लड़ाई, ऊपर से ये हौती रेबल ने जो रेड सी पे हमला किया तो उसका बहुत ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक प्रकार से जो आपकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस देती हैं उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए। तो ओवरऑल एक प्रकार से चिंता का विषय बन गया रेड सी में कि जिस प्रकार से हौती रेबल मानने का नाम नहीं ले रहे थे, तो इसलिए यूएस और यूके जो कि एक इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स का हिस्सा है, जो कि ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ था अमेरिका ने, तो उसके तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर उन्होंने 2 बार हमला कर चुका है यमन के अंदर हौती रेबल, उनके मिसाइल, उनके रडार्स को, उनके अम्यूनिशन डिपोज को, कहने का मतलब है कि उस जगहों को जहां पर इसकी वारिंग कैपेबिलिटी है हौती रेबल की, उनको बर्बाद करना जिससे वो हमला ना कर पाए, एम ये है। मगर वो कितना सक्सीड होंगे ये तो समय बताएगा, पर इन्होंने 2 बार उसके ऊपर हमला कर दिया। इसके ऊपर हौती रेबल पलट के वार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका और यूके ने हमारे ऊपर हमला किया यमन में, इसका बदला हम और लेंगे और हम रेड सी में जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो कमर्शियल शिप के ऊपर हमला कर रहे हैं, उस पे हम अभी कमी कोई नहीं छोड़ेंगे, वो करते रहेंगे। मनविंदर। सऊदी अरब ने अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से इज़राइल हमास जंग पूरे मिडल ईस्ट में फैलने का खतरा बताया है। मतलब वो अपना ही राग लाप रहे हैं। सऊदी के विदेशी मंत्रालय ने ये अपील की है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना की जाए जिससे मामला आगे बढ़े और रूस ने अमेरिका ब्रिटेन के हमले को गैरकानूनी बताया है। क्या कहते हैं सर? देखो जो हो क्या रहा है कि अब जो कार्रवाई की है यूएस और यूके ने, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। क्या आप ये कहेंगे कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी एक जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, उसके आगे हाथ खड़े कर दे और वो तो शिपिंग को जाने नहीं दे रहा। क्या ये कहें कि कोई शिप नहीं जाएगी रेड सी से और पोर्ट ऑफ एडन से, अब ये सारा चक्कर काट के जाएंगी? तो ये तो एक कहना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि इसको एक्सेप्ट करना। इसलिए अमेरिका और यूके ने जो किया है, इससे पूरा वर्ल्ड सहमत है कि जो हौती रिबल हैं वो एक प्रकार नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो ईरान के एक प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं, चाहे हिजबुल्ला और हौती दोनों शिया हैं, जबकि हमास सुन्नी है। तो ये हमला तो करना ही था, इसमें कोई शक नहीं, और ये इसलिए इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स भी बनाई हुई थी। मगर ये सच्चाई है कि इससे लड़ाई फैलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें है ईरान की ये प्रॉक्सी हैं जो कि हिजबुल्ला और जो हौती रेबल। ऐसा तो नहीं होगा कि इस लड़ाई के फैलने के चांस बढ़ जाए, ईरान इसके अंदर डायरेक्ट जंप मार जाए, और अगर ईरान इसके अंदर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती इस युद्ध में, तो फिर ये युद्ध जो है एक रीजनल वार बन जाएगा, और रीजनल वार से कब ये फैलेगा ये समय ही बता सकता है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया यूएई इस बात को कह रहे हैं, मगर इसके अंदर कोई चॉइस नहीं। छोड़िए अमेरिका और जो यूके है उसके पास कोई चॉइस नहीं।
अगर उनके ऊपर नहीं हमला करेंगे, तो फिर वहाँ से शिप जाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और इसको बरकरार करने के लिए हौती रिबल की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी जिसके तहत वो शिपिंग लेन्स को अटैक कर रहे हैं, उसको खत्म करना है। मनविंदर। एक और बात है सर, हौती हमास के भी दोस्त हैं, यानी कि दोनों भाई-भाई हैं और इसमें इज़राइल और फ़लस्तीन का जो युद्ध है, उसके भी लिंक जुड़े हुए होने की बात सामने आ रही है। क्या कहते हैं? हाँ, देखो ये सच्चाई है कि हौती रिबल और उसके बाद हिजबुल्लाह और आपके हमास, ये तीनों प्रॉक्सीज हैं ईरान के। तो जब हमास के ऊपर हमला कर रहा है इजराइल, तो वाकई ईरान के जो ये प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हौती रिबल मदद करने के लिए बिल्कुल खुल के आएंगे, और वो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी समझना चाहिए कि जबकि हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जबकि हिजबुल्लाह और हौती रिबल शियाज हैं, क्योंकि ईरान एक शिया देश है। तो इसको इनके पास हथियार भी उसने बहुत दिए, इनकी ट्रेनिंग भी कराई हुई है। तो ये सच्चाई है कि ईरान के इशारे पर हो रहा है। ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, इसके पीछे ईरान है, चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हौती रिबल हो। तो ये सच्चाई है। अब क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा? क्या जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आएगी, क्योंकि ये जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन है जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम फोर्स, तो वो यही है। तो अब ये इस क्वेश्चन आता है कि कहीं ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगी। अभी तक तो ये इजराइल हमास की लड़ाई थी, और हौती रेबल ने जब से रेड सी पे ये कार्रवाई स्टार्ट की, तो उसको दबाने के लिए इन्होंने किया है अमेरिका और यूके की फोर्स ने। मगर ये लड़ाई अगर ये फैल गई और इसमें ईरान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, तो फिर ये लड़ाई फैल सकती है बहुत ज्यादा। और इसके अंदर चीन का क्या रुख होगा, रूस का क्या रुख होगा, ये तो बहुत मुश्किल है कहना, पर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और मुझे लगता है इसी को देखते हुए सऊदी अरेबिया और यूएई ने ये रिमार्क्स पास किए हैं। मनविंदर। मालदीव की तरफ रुख करते हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके बाद मालदीव के साथ रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे और इसी के साथ वहाँ पे जो टूरिस्ट जाने वाले थे, उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, बायकॉट कर दिया है। आप जान रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव। अब भारत भी लक्षद्वीप को एज़ अ टूरिस्ट स्पॉट तैयार कर रहा है। इससे मोहम्मद मौइज़ू जो है, उनको बड़ी मिर्ची लगी हुई है। इसी बीच सर एक और डेवलपमेंट हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौइज़ू को एक बड़ा झटका लगा है, उनको अपने ही देश में। वो अपने ही देश में अपनी ज़मीन खो रहे हैं। मौइज़ू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस मालदीव की राजधानी माले के मेयर का चुनाव हार गई है। और वहीं भारत का जो समर्थित पार्टी है, वो उसने चुनाव जीत लिया है। अब ये नतीजा जो है मालदीव में उठी भारत विरोधी भावनाओं के बाद आया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ये वही पोस्ट है जिस पे पहले मौजू थे। हाँ, देखो ये सच्चाई है, आपने ठीक बोला। देखो पहले तो मालदीव एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। मालदीव जो है इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन में कम से कम 60 से 70% ट्रेड जाता है, और मालदीव उस सी लेन पे बैठा हुआ है। तो इसलिए ये सच्चाई है कि आज अगर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से मालदीव को देखा जाए, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और चीन बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मालदीव के जो आइलैंड को वो इस्तेमाल करे और वहां पर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाए, और इसकी कार्रवाई वो बहुत सालों से ट्राई कर रहा है। पहले जब अब्दुल यमीन प्रेसिडेंट थे, तब उसने काफी सक्सीड हुआ, मगर उसके बाद इब्राहिम सोली आ गए जो कि प्रो इंडिया थे। मगर अभी जो हैं ये मोहम्मद मोजे, ये प्रो चाइना है, और इनकी जो कैंपेन थी वही कैंपेन थी कि आउट इंडिया, इसका मतलब भारत को बाहर निकालो, और वाकई बात है चीन को लेके आओ। और वो भारत को बाहर निकालो मतलब कि हमने जो दो एक हेलीकॉप्टर दिए थे, एक डोर्नियर दे रखा था और एक पेट्रोल वेसल, जो कि हमने मालदीव के लिए दिए हुए थे, उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, उनकी रेकी सर्वेलेंस के लिए।
मगर इसका उल्टा मीनिंग ले रहा है मोहम्मद महजू, और वो बार-बार कह रहा है कि अब आप इनको ले जाएँ। और अब जी, वो नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं चीन के, और चीन के नज़दीक पहले भी थे। अच्छा, अब उनको ये नहीं पता कि जिस प्रकार से वो चीन के नज़दीक आ रहे हैं, तो उनकी वही हालात होगी जो कि श्रीलंका की हुई है, पाकिस्तान की हुई है, वो डेब्ट ट्रैप में आएँगे। और वेरी सच्चाई ये ऑब्वियस। है, ये भी मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में जो उनकी डेट है वो 110% है जीडीपी का, और 60 टू 65% जो डेट है वो चीन के ऊपर है। तो ये बढ़ता जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मालदीव के लिए। पर ये मालदीव जो हैं, मोहम्मद मिर्जू, वो दूर की नहीं सोच रहे, वो अपने गद्दी बचाने के लिए वो चीन के नजदीक गए हैं। और सच्चाई यह है कि जो भी मालदीव का प्रेसिडेंट बनता है, वो उसकी सबसे पहले विजिट भारत में होती है। मगर मोहम्मद मिर्जू ने ऐसा नहीं किया, वो पहले तुर्की गए और अब वो चीन होके आए हैं 5 दिन के। तो जी, इसलिए कहीं ना कहीं भारत को वो उकसा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई हमारे रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते। और ये जो 3 मिनिस्टरों ने एक प्रकार से डेरोगेटरी अनपार्लियामेंट्री दिमाग पास किए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि एक बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी है, मोस्ट डायनामिक लीडर हैं वर्ल्ड के, वो निंद्रिय थी। और मुझे लगता है ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत थे, क्योंकि एक मिनिस्टर तो गलती कर सकता है, मगर एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना किसी की श्रेय के ये काम हो। मगर ये सच्चाई है कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। भारत ने मालदीव की हरदम हेल्प की है। अगर आप देखें 1988 में जब जी, वहां जी, पर आतंकवादियों ने, टेररिस्ट ने उसको कब्जा कर लिया था माले को, तब भारत ने अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी, उसकी हेल्प की। पानी की जब कभी दिक्कत हुई है वहां पर, तो भारत ने अपनी नेवी के शिप भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे, इमीडिएटली उसको पानी दिया गया। तीसरी बार जब कोविड-19 हुआ, तो उस समय उनके पास कोई दवाई नहीं थी, भारत ने उनको कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों भेजे और कोई पैसा नहीं दिया। चौथी बात, जब वहां पर माली हालात खराब थी, हमने $500 मिलियन का एक प्रकार से लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया। तो हम मालदीव की जेन्युइन फ्रेंड हैं, और हम जो हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। चीन नजदीक नहीं है, चीन उनका पड़ोसी नहीं है। चीन और मालदीव के अंदर बहुत फर्क है, जबकि भारत और मालदीव का 500 किलोमीटर का ही गैप है, और हम सबसे बड़ा फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, और हम इस इलाके में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमारा बोलबाला है। तो ये सच्चाई है कि ये जिस प्रकार से चीन की तरफ जा रहा है, ये इसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। वहां लोग अब चिंता से, जो मालदीव में लोगों ने अब कमेंट पास कर दिए हैं कि ये जो कर रहा है ये बहुत गलत है, और ये मालदीव के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। वो कैसे? देखो, भारत का जो इसकी इकोनॉमी है, ज्यादातर टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। करीब करीब 30% के करीब उसकी जो इकोनॉमी है टूरिज्म पे, और मैक्सिमम टूरिस्ट भारत से जाते हैं। अगर भारत से टूरिस्ट जाने बंद हो जाएंगे, जो कि लगता है होने वाले हैं, क्योंकि लक्षद्वीप तो डेवलप होगा, बाकी जगह, क्योंकि जी, ये प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला कि जाए ना जाए वहां, मगर ये लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि हम आपके पास आते हैं और आप हमारे ही प्रधानमंत्री, जो कि एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, उसके ऊपर आप एडवर्स कमेंट करते हो। तो सच्चाई यह है कि अब मालदीव को जाग के देखना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो उसका हाल वही होगा जो कि श्रीलंका का हमनटोटा पोर्ट 99 ईयर ले दिया, या पाकिस्तान जो कि पिट्ठू बन गया चीन का, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में है। तो और इसी प्रकार बांग्लादेश भी डेब्ट ट्रैप में आने वाला था, तो शेख हसीना ने कुछ एक जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल करे। तो ये सच्चाई है कि आज विडंबना है मालदीव जिस तरीके से जा रहा है, मगर ये चीन की मिली भगत है, क्योंकि चीन चाहता है भारत को घेरना, और इसीलिए उसने कोको आइलैंड्स और कुआकापू म्यांमार में भी पकड़ा है, और इसी प्रकार चिटागोंग उसने बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में, मालदीव के वो 2 आइलैंड पे बेसी बनाना चाहता है, ईस्ट अफ्रीका में जिबूटी, पाकिस्तान में ग्वादा। तो एक प्रकार भारत को घेरने की कोशिश है ये चीन की, और चीन चाहता है कि अगर उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि सी लेन्स इंडियन ओशन से पास होती हैं और वहां मालदीव बैठा है, तो इसलिए मालदीव
के अंदर से उनकी मिलिट्री बेस बन जाती हैं, तो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। तो चीन का अपना एक इंटरेस्ट है, मगर मालदीव को समझना चाहिए, अगर वो चीन के नज़दीक गया और बहुत ज़्यादा और भारत के साथ उसने रिलेशन खराब किए, तो नुकसान मालदीव को ही होने वाला है, क्योंकि वो आने वाले समय में डेब्ट ट्रैप में पड़ जाएगा और फिर वो उस डेब्ट ट्रैप से कभी भी नहीं निकल पाएगा। मनविंदर। सर, एक और डेवलपमेंट हुआ है, ताइवान में चीन को बड़ा झटका लगा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कट्टर विरोधी लाई तेंग-ते ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल कर ली है। अब वो हाँ, मौजूदा समय में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं और अब 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की वो शपथ लेने वाले हैं। देखो इसे ये अगर तो भारत होना के है। साथ जोड़ के देखें, तो क्या असर होगा और चीन को जो झटका लगा है, उस पे आप क्या कहते हैं? देखो ये तो होना था, क्योंकि वहाँ पर जो आप ताइवान में अब लोगों का पूरा रवैया है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो प्रो डेमोक्रेटिक है। हाँ, चीन इस चीज़ को नहीं मानता, चीन मानता है कि ताइवान एक प्रकार चीन का हिस्सा है और वो उसकी यूनिफिकेशन इनविटेबल है। यूं तो अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी मानता है, भारत भी वन चाइना पॉलिसी मानता है, मगर ग्राउंड पे सबको पता है ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है और एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड और डेमोक्रेटिक है, जिस जो कि पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार से आपको सेमीकंडक्टर और चिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड का कंपोनेंट, उसका एक प्रकार ठेकेदार है। सबसे ज़्यादा वो बनते हैं 50 से 60% ताइवान में। अब ये सच्चाई है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ज़्यादातर, वो ये चाहती है कि हम प्रो डेमोक्रेसी रहें, हम चीन के साथ नहीं मिलें और यही पार्टी जो साई इंग वेन है, उसी की पार्टी के हैं, वो उनका भी यही नारा था और इसी प्रकार से जो ली चैंग टी जो अभी आए हैं इलेक्ट होके, वो भी यही चाहते हैं और ये चीन कितनी कोशिश कर ले, ताइवान जो है वो अलग रहने की कोशिश करेगा और मुझे लगता है आने वाले समय में उसके रिलेशन अमेरिका से बहुत बढ़ेंगे। भारत के साथ तो उसके रिलेशन अच्छे थे और भी अच्छे होते जा रहे हैं। ये चीन को मिर्ची लगना बहुत संभव है, मगर जी। ये तो होना ही था, इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। मगर ये सच्चाई है, चीन मानने वाला नहीं है। चीन का अगला कदम क्या हो सकता है, ये तो खास किसी को भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए ताइवान जो है वो अपनी डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है, अपने आप को इतना काबिल कर रहा है कि वो डेटरेंट उसकी इतनी कैपेबिलिटी हो जाए कि चीन ऐसी नौबत ना करे, कोई ऐसी हिकामत ना करे हमला करने की। तो ये तो आगे समय ही बताएगा, मगर ये सच्चाई है। जो बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो कि प्रो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो वहाँ पर दोबारा चुन के आई है और वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं और मुझे लगता है ये चीन के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं है और जबकि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी खबर है, अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। मनविंदर। शिवाज सर, आपका मेरे शो के लिए समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मेरे जानकारी देने के लिए मेरे दर्शकों को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मनविंदर। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।